हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? ठीक ठाक। वेलकम टू दी कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी कि पीरियोडिक टेबल को क्यों क्लासीफाई किया गया है, क्यों इस किस्म के एलिमेंट्स को अरेंज करवाया गया है। तो अगर आपने वो मेरे लेक्चर नहीं देखे तो आप इंशाल्लाह लाजमी पर उसके ऊपर जाएँ और उसको मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर देखने के बाद आपको ये लेक्चर समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के ऊपर वक्तन फ़वक्तन चूँकि शुरू से ही काम होता आया गया है, पहले में चूँकि इतने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं होते, जैसे टाइम गुजरता गया एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए। आज जो है ना हमारे पास तकरीबन 98 जो है ना नेचुरली हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और तकरीबन जो है ना टोटल है 118। तो कुछ सिंथेटिक हैं, कुछ हमारे पास नेचुरल है। तो इनको कैसे हिस्ट्री के अंदर कैसे इनको क्लासिफाई किया था? सबसे पहले जिसमें हमारे पास अल-राज़ी आया। अल-राज़ी हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट था और उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आप जानते हैं कि मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से करंट पास हो सकती है, जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। इनको इस डिटेल में भी हम वक्तन फ़वक्तन देखें। यहाँ पे चूँकि इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल के हवाले से, तो इसको मैं इंतहाई सिंप्लीफाई मैनर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है डियर हमारे पास डोबेराइनर है। डोबेराइनर हमारे पास साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ही उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को अरेंज किया इनटू 3 ग्रुप्स, यानी ऐसा उसने ग्रुप बनाया एलिमेंट्स का जिसमें से 3 एलिमेंट्स आते हैं, यानी ए है, बी है और सी है। 3 एलिमेंट्स को ऐसा अरेंज करवाया, यानी ऐसे 3 एलिमेंट्स लिए और 3 एलिमेंट का ऐसा ग्रुप्स बनाया और इसमें से पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है ना डियर, उसको लिया और उन दोनों एलिमेंट्स का जो एवरेज आता है ना, वो तीसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बन जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर इसका एटॉमिक मास हमारे पास 2 है और इसका 4 है लास्ट वाले, तो उसने इस और इस एलिमेंट्स का एवरेज लिया। एवरेज आप जानते हैं जो हमारे पास मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इसको और इसको उसने ऐड किया और इन दोनों क्वांटिटीज़ को उसने 2 पे डिवाइड किया। तो 2, 4 एंड 2 6 होते हैं जो हमारे पास, और उसको ऐसे डिवाइड करने के बाद जो 3 आंसर आता है ना, वो 3 इसने कहा कि ये दरमियान वाले का एटॉमिक मास है, यानी इन दोनों का एवरेज ले लिया और उससे तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास उसने हमें बना दिया। तो पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे एलिमेंट्स उसने जो अरेंज करवाए थे उस टाइम पे, जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम। हमारे पास लिथियम का एटॉमिक मास हमारे पास 7 है और पोटाशियम का 39 है। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 7 + 39 और डिवाइडेड बाई 2 करें तो 39 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 46 एंड डिवाइडेड बाई, तो इसको भी आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 23 का। तो ये उसने बड़ी सिंप्लीफाई किस्म की हमें क्लासिफिकेशन कराई है कि 3 एलिमेंट्स लिए और इसमें जो ऊपर वाले यानी पहला एलिमेंट्स और लास्ट एलिमेंट्स का एवरेज लिया और उस एवरेज में से जो कीमत निकलती है वो उसने कह दिया कि तीसरे एलिमेंट का जो दरमियान वाला एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास हमारे पास निकल आता है। लिथियम का एटॉमिक मास हमारे पास 7 है डिस्टेंस, पोटाशियम का 39 है। इन दोनों को ऐड किया, उसको डिवाइड करें 2 पे, यानी उसका एवरेज लिया जो कि 23 निकलता है। और पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र भी आता है कि सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास 23 निकल आता है। इस किस्म की अरेंजमेंट हमें डोबेराइनर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि 3 एलिमेंट्स लिए और उनमें से जो लास्ट वाले एलिमेंट्स का एवरेज लिया और उससे हमारे पास दरमियान वाले एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास निकल आता है। तो ये था डोबेराइनर का एटॉमिक मास पीरियोडिक लॉ के मुतालिक। नेक्स्ट जो दूसरे में हमारे पास है वो है न्यूलैंड का लॉ। न्यूलैंड स्टूडेंट्स हमारे पास इसको थोड़ा सा अगर हम क्लियर कर लें, न्यूलैंड ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया स्टूडेंट्स हमारे ऐसे तरीके से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 एलिमेंट्स को उसने ऐसे अरेंज किया और 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट्स हमारे पास आता है ना, वो बिल्कुल उसने 8 यानी आगे नहीं लिखा, उसने 8वें एलिमेंट्स को पहले एलिमेंट्स के नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि वो जो 8वां एलिमेंट्स 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट्स आता है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ शो करता है
पहले एलिमेंट्स के साथ। तो उसने कहा कि व्हेन वी ड्रा या व्हेन वी पुट एलिमेंट्स इन सच अ सीरीज दैट एवरी 8 एलिमेंट्स शो द properties like that of first one. He arranged the element in series in such a way that every 8 elements show the properties like that of first one. Such as a, अगर हम देख लें इसको, फॉर एग्जाम्पल उसने लिथियम, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन। तो अगर आप इसको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद जो हमारे पास 8वां एलिमेंट्स होता है ना, वो 8वां एलिमेंट्स उसने सोडियम को यहाँ पर उसके नीचे रख दिया। सोडियम के बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी मैग्नीशियम, फिर बोरान के बाद एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आ जाता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन का आ जाता है फास्फोरस, ऑक्सीजन का आ जाएगा जी सल्फर एंड फ्लोरीन का आ जाएगा क्लोरीन। तो इस किस्म से एलिमेंट्स उसने अरेंज करवाए और 8वां जो एलिमेंट्स सीरीज़ के एंड पे आता है उसको उसने रख दिया पहले वाले के नीचे, क्योंकि उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसके साथ मैच होती हैं। और ये भी ड्यूटर्स तमाम किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर ये लागू नहीं होता, यानी सारे एलिमेंट्स को ये भी क्लासीफाई नहीं कर पाया, तो इसको भी हमने लिमिटेशंस में डाल दिया, क्योंकि ये उस टाइम पे तो तकरीबन फुलफ़िल कर रहा था जो जितने भी 60 या 64 एलिमेंट्स थे, तो उनके ऊपर तो ये लागू हो रहा था। लेकिन फर्दर जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज़ होते गए तो ये जो है ना सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर सकता था। तो ये जो है हमारे पास है न्यूलैंड का लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडलीव पीरियाडिक टेबल का। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल भी जो हमारे पास बेस है एटॉमिक मास के ऊपर। Mendeleev periodic table, Mendeleev says that atomic mass, that physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass। ये क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है एटॉमिक मास के ऊपर, और ये पीरियाडिकली रिपीट होती रहती है, यानी वक्फे के बाद प्रॉपर्टीज दोबारा से रिपीट हो जाती है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो पहले मेटल्स होते हैं, फिर नॉन मेटल्स आ जाते हैं, फिर नॉन मेटल्स के बाद फिर से मेटल्स आ जाते हैं ड्यूटर्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है जो कुछ वक्फे के बाद रिपीट हो जाती है, वो कह रहा था कि ये सारे के सारे डिपेंड करता है उसके एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी, ये भी सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये क्लासीफाई नहीं होता। और मेंडले का पीरियोडिक दूसरे एलिमेंट्स से तो काफ़ी बेहतर था। उस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स थे इसने बहुत सारे एलिमेंट्स की कोई क्लासिफिकेशन कर दी थी। इसकी जो कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि इसका एटॉमिक मास, इसका जो लॉ है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस कर रहा था। तो जैसे आइसोटोप्स इजाद हुए, जैसे आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हुए, तो आइसोटोप्स आप जानते हैं कि ऐसे एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर आप कार्बन की एग्जांपल ले लें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एक कार्बन का भी, दूसरे का भी एंड तीसरे कार्बन, लेकिन इसका 12 है, इसका एटॉमिक मास 13 है, इसका 14 है। अब ये मासेस के लिहाज से यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट है। तो चूंकि उसका जो लॉ है वो भी मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो इनको भी तो 3 इस किस्म के क्लासिफिकेशन होने चाहिए, यानी इसके भी 3 ग्रुप बनने चाहिए थे, क्योंकि मास के लिहाज से तो ये भी डिफरेंट है, लेकिन ये उनको भी क्लासिफाई नहीं कर सका। नेक्स्ट जो है ना, इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ खाली जगह स्पेसेस भी छोड़ दिए थे, और उसने कह दिया था कि ये जो खाली जगह जो मैंने छोड़ी है, जब भी नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो उसको इस खाली जगह के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ उसने सारे के सारे जो अभी डिस्कवर्ड नहीं होता उसके पहले से उसने प्रॉपर्टीज़ हमें बता दिए थे। क्या बता रहा हूँ मैं डिस्टेंस हमारे पास, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसने कह दिया कि जब भी फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से ही शो कर दी थी, और उसके लिए उसने स्पेस भी खाली जगह छोड़ दी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेडिक्शंस थी उसकी, जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट भी बड़े हैरान हुए कि बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया था, और उसको फिर उन्होंने उसी जगह पर ही रखा जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने वो जगह स्पेस या उसके लिए खाली छोड़ी थी। नेक्स्ट जो है ना, इसने जो एक तो मैंने ये आपको बता दिया आइसोटोप्स की जगह उसकी नहीं थी, और तीसरा जो है, इसने चूंकि इसका एटॉमिक मास के ऊपर पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास कम था उसको पहले ज़्यादा था उसको पहले लिख लिया था, और जिनका एटॉमिक मास
कम है उसको बाद में लिख दिया था। जैसे किसी का एटॉमिक मास अगर हमारे पास 300 है तो वो पहले आ गया था। एटॉमिक मास अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 300 है तो पहले आ गया था, और जिसका एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल 297 है तो वो बाद में आ गया था। तो इस किस्म की जो थी ना, ये भी बड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रही थी। तो ये था जी हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। चूँकि और बाद में जब नए नए एलिमेंट्स ईजाद होते गए, डिस्कवर्ड होते गए, तो उनको भी जगह देनी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जाहिर बात है फिर सारे के सारे पीरियोडिक टेबल को हमने दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना था, और उस काम को फिर हेनरी मूजले आ गया। हेनरी मूजले का जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास जिसमें आप जानते होंगे, एटॉमिक मास वो होता है जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम अप करते हैं, और एटॉमिक नंबर के अंदर सिर्फ हम प्रोटॉनों को गिनते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये बड़ा ही सिंपल था, क्योंकि जितने भी आइसोटोप्स होते हैं ड्यूरेशंस, उनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं, यानी उनके प्रोटॉन एक जैसे होते हैं। तो उनको ज़रा पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह देना वो बड़ा ही आसान हो गया था, यानी बजाय 3-3 जगह देने के उनके पास सिर्फ एक ही जगह मिल जाती है जो कि बेस करती है उसके प्रोटॉनों की तादाद के ऊपर। तो ये बड़ा सिंप्लीफाई किस्म का क्लासिफिकेशन थी। और ये बाकी और जिस एटॉमिक नंबर 1 है उसको पहले के अंदर रख दिया, उसका प्रोटॉन 1 है तो उसको पहले ग्रुप में रख दिया, और इसी तरह चलते गए। जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसको सेकंड में, और जिसका 3 है उसको थर्ड में। इस तरतीब से एलिमेंट्स को अरेंज कराना दूसरों के बनस्बत बहुत ज़्यादा आसान था। और ये इसका जो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें, इसको इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो के अंदर इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को, जो कि हेनरी मूजले ने दिया है। यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन थी इन तमाम साइंटिस्टों की। हेनरी का जो मूजले लॉ है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर, और वो कहता है हमें कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। यानी जो भी चेंजेस होती हैं एलिमेंट्स के अंदर वक्फे के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं वो डिपेंड करती है उसकी एटॉमिक नंबर के ऊपर। और इसने काफ़ी सारे जो ना कंट्रडिक्शन या लिमिटेशंस जो थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर वो काफ़ी सारे उसने हल कर दिए थे। तो आज के लिए इतना ही बस आज के लिए इतना हो गया। और नेक्स्ट जो है ना वो मैं इंशाल्लाह हेनरी मूजले के ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर लेकर आना वाला हूँ। तो वो इंशाल्लाह आपको डिटेल से देखें, इंशाल्लाह आपको पूरे पीरियोडिक टेबल की तरह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।